दोस्तों, मैं अनिल जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा। डरावनी रात। दोस्तों, ये कहानी इरफान की। इरफान जो आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर था, जिसके कारण उसने 20 वर्ष पूर्व ऑटो रिक्शा चलाने का निर्णय किया। वह अपने कार्य से पूर्ण रूप से अवगत था, परंतु एक हादसे ने उसकी ज़िंदगी खत्म करके रख दी। आखिर क्या थी वह कहानी? दोस्तों, मैं आज सुनाता हूँ आपको उसी की कहानी। इरफान पूरे दिन की मेहनत करके अपने घर की ओर निकलता है। वह अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी अच्छे से निभाते हैं। ऑटो रिक्शा पूरे दिन चलाने के बाद वह थक जाता है, लेकिन वह उसके बावजूद बेहद खुश होता है। आज उसकी कमाई अच्छी जो हुई थी, वह सोचता है कि घर पहुंचते हुए वह रास्ते में कुछ खाने के लिए ले लेगा, ताकि उसके दोनों बच्चे और पूरा परिवार को कुछ खुशी मिले। इरफान अपने परिवार से बेहद प्रेम करता था। वह हर दिन अपने समय से ज़्यादा समय तक ऑटो चलाता था, ताकि किसी भी दिन उसके परिवार वालों को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़े। आज इरफान को बहुत फ़ोन आ रहे थे। ये सब फ़ोन उसके घर से आ रहे थे। इरफान के बच्चे उसे फ़ोन करके जल्दी आने को कहते, क्योंकि वे अपने पापा के साथ उसका जन्मदिन मनाना चाहते थे। इरफान के बच्चे इरफान को लगातार 2 घंटे से फ़ोन कर रहे थे। इरफान उन्हें फ़ोन पर मना कर देता, क्योंकि वो चाहता था कि थोड़ा सा धन और कमा ले, ताकि शांति से वे भी अपना जन्मदिन मना सकें। रात के 11 बज रहे थे। उस समय गांव के लोग नींद की अवस्था में होते। इरफान को अब कोई सवारी नहीं मिल रही थी। इरफान ने सोचा, अब उसे शायद कोई अन्य ग्राहक नहीं मिलेगा। अब उसकी जेब में पूरे दिन के तकरीबन 1200-1300 रुपये पड़े थे। अब वह अपने घर की ओर चल पड़ा। उसने अपने ऑटो के दोनों कानों को खींचा हुआ था। वह बेहद खुश था। रास्ते में उसे ढाबे से कुछ खाना भी लेकर जाने की सोच रहा था। रात होने के समय अपनी तेज़ रफ्तार में ऑटो दौड़ा रहा था। यह रास्ता उसके घर की तरफ शॉर्टकट था। वह ऑटो को हवा से बातें करवा रहा था। तभी अचानक से एक तेज़ रोशनी उसके आंख के सामने पड़ी और वो खुद को बचाने के लिए ऑटो के हैंडल को दूसरी तरफ और किया। अंधेरा होने के कारण उसे मालूम नहीं चला कि उसका रास्ता बदल चुका है। वह जिस रास्ते पर अब था, वह रास्ते की एक खास बात थी। वह बात यह थी कि इस रास्ते से इरफान का गहरा संबंध रहा है। 20 साल पहले वह इसी रास्ते से गुजरा था। इरफान को उस रास्ते से घूमते ही अजीब सी ध्वनि सुनाई देती थी। उसे अपना वही सफ़र फिर से याद आने लग जाता है। वह उसी दिन 20 साल पहले आया था। रास्ता बेहद सुनसान था। वह आगे जल्दी बढ़ रहा था, तभी अचानक से उसके ऑटो रिक्शा के सामने एक लड़की आ गई। लड़की की शक्ल देख इरफान बेहद डर गया। इरफान की आंखें बंद हो गई। उसने आंखों को रगड़ा, फिर से आगे की ओर देखा, परंतु उस बार फिर वह लड़की नहीं थी। उसी वक्त इरफान इरफान के कंधे पर उसी लड़की का हाथ आता है। अब सर्द हवा में भी उसके पसीने छूट जाते हैं। वह लड़की उसे बोलती है, भैया आगे की तरफ चलेंगे? इरफान डरते हुए जवाब में ना कह देता है। वह कहता है कि मुझे अपने घर की ओर जाना है। वह लड़की फिर कहती है, मैं आपको आपके घर तक पहुंचा दूंगी। इरफान डरते हुए उसे बिठा लेता है। वह अपना फ़ोन निकलकर अपने घर फ़ोन करने का प्रयास करता है, परंतु उसके फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा होता। लड़की उसी कहती है, वह फ़ोन नहीं चलता। इरफान इस वक्त हद से ज़्यादा घबरा जाता है, जब उससे मालूम पड़ता है कि जो लड़की उसके ऑटो में बैठी है, उसकी तस्वीर उसके आगे बने शीशे पर नहीं दिख रही होती। इरफान उस लड़की को देखने के लिए पीछे मुड़कर देखता है तो उसका ऑटो से ध्यान भटक जाता है और उसका ऑटो एक विशाल वृक्ष से टकरा जाता है। इसमें इरफान की मौत हो जाती है। और वहाँ इरफान का घर का माहौल अब बेहद चिंतित रहता है। पूरी रात इरफान की कोई खबर नहीं मिलती। फ़ोन भी नहीं लग रहा था। इरफान के बच्चे और इरफान की पत्नी बेहद चिंतित रहती है। तभी उनका एक पड़ोसी उनके घर आता है और इरफान की पत्नी को अखबार दिखाते हुए कहता कि कल इरफान संगड़ इलाका से आ रहा था। इरफान की पत्नी कहती है, उसे नहीं मालूम, लेकिन वह इरफान नहीं हो सकती। वो गाड़ी कभी लापरवाही से नहीं चलाती। वह इतने भरोसे से इसलिए कह रही थी क्योंकि अखबार में मरने वालों की फ़ोटो नहीं थी। इरफान के घर के सामने अचानक से पुलिस की गाड़ी पहुंचती है। सभी घबरा जाते हैं। पुलिस के हाथ में एक तस्वीर होती है। वह तस्वीर इरफान की लाश की होती है। पुलिस इरफान की पत्नी से जब पूछती है, उसकी पत्नी कहती, जी साहब, ये मेरे पति हैं। इरफान की पत्नी इरफान को मरे शरीर देखकर खुद को रोक नहीं पाती और उसके आंसू मरने लग जाते हैं। बच्चे भी बेहद ज़्यादा रो रहे होते हैं। पुलिस, देखिए, हम आपका दर्द समझते हैं। हम आपकी यहाँ सहायता करने आप हमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। पिछले इस केस में थोड़ी मदद मिली। इरफान की पत्नी मदद करने के लिए हाँ भर देती है। पुलिस, इरफान ऑटो रिक्शा कब से चला रहा था? इरफान की पत्नी, जी आप तकरीबन 20 साल हो गए। आज ही अपने जन्मदिन के दिन उन्होंने अपने ऑटो रिक्शा चालू किया था। पुलिस, अच्छा ये ऑटो उसके खुद का? इरफान की पत्नी, जी शादी के कुछ महीने बाद उन्होंने ऑटो को अपने नाम करवा लिया था। इससे पहले वह ऑटो उनके चाचा जान का था। वे ऑटो यूनियन के पूर्व प्रधान रह चुके। पुलिस, इरफान की पत्नी से पूछताछ करने के बाद
मोहम्मद के पास पहुंचे। मोहम्मद पूर्व ऑटो यूनियन का प्रधान रहा है। इरफान का चाचा, उसने तो पुलिस के हर सवाल का जवाब देने से मना करता, लेकिन जब पुलिस वाले सच बताने के लिए मारने लगे तो उसने बताया इरफान की अम्मी बचपन में ही गुजर गई थी। इरफान के अब्बू यानी मेरे भाईजान शराबी थे, उन्हें शराब के अलावा खाने का कोई होश नहीं था। इरफान इसके लिए माता पिता सब कुछ थे। एक दिन ज़्यादा शराब के कारण भाईजान की मौत हो गई। इरफान अकेला हो गया। बीवी गरीबी के कारण ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। वह मेरे साथ ही रहने लगा। पहले तो मैंने उसे पढ़ने के लिए कहा, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं। वो कहता है उसे पैसे कमाने ताकि वह अपनी आगे की ज़िंदगी अच्छे से बिता सके। इरफान के जन्मदिन के दिन ही हमने उसको ऑटो दिला दिया था। ऑटो पाकर वह बेहद खुश हुआ। ऑटो चालक के रूप में उसका पहला दिन था। मैं भी उसके साथ ही गया था। ये सुनकर पुलिस वाले हैरान हो जाते। पुलिस बीच में रोकता पूछता, तुमने तो कहा था इरफान उस वक्त अकेला था। झूठ कहा था मैंने। इरफान का जन्मदिन था तो उसके लिए संगठ से एक शराब की बोतल और साथ में कुछ चखने में भुजिया ली। ये रास्ता हर समय सुनसान ही रहता है। उस वक्त रात के 10:15 बज रहे थे। हमारे ऑटो एक लड़की ने रोका। वह बेहद खूबसूरत थी दिखने में। छोटे कपड़े पहने थे। अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन मैंने और इरफान ने काफ़ी शराब पी हुई थी। इरफान नशे में बेकाबू हो गया। उसने उस लड़की का रेप करने लगा। वह चीख भी रही थी, लेकिन उसकी सुनने वाला उस जगह कोई नहीं था। ये सुनते ही पुलिस वाला आगे के केस को समझ गया। उसने उस लड़की के केस को फिर से खोला और मोहम्मद को फांसी की सज़ा मिली। इरफान को तो सज़ा खुद ही उस लड़की ने दे दी थी। रज्जत का डरावना अनुभव। एक सुनसान रात, पूरा शहर जब नींद से अपने रिश्ते को मजबूत कर रहा था, लेकिन घर पर रजत फिलहाल अभी भी जगा हुआ था। मोबाइल की स्क्रीन पर टकटकी लगाए अपने दोहरे चरित्र का प्रदर्शन कर रहा था। एक चरित्र में अपने सोच उजागर कर रहा था जिसमें धन और उसके इर्द गिर्द लड़कियों का जमावड़ा हो। दूसरी ओर डिम्पल से बात कर रहा होता। डिम्पल उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था। वो उसकी 12वीं महिला मित्र थी। वह लड़की के साथ 3-4 महीने का ही समय बिताता। डिम्पल बेहद अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखती। बाकी लड़कियां की हुब्बू रजत ने डिम्पल को कभी झूठ के पर्दे में ढक के रखा। उसने डिम्पल के समझ में माता पिता की ये छवि प्रस्तुत की जो उसने कभी नहीं निभाई थी। कहते हैं ना, किसी की छवि को धूमिल करना बेहद आसान है, बल्कि उसका नाम बनाना कठिन। उस अंधेरी रात में कुछ अनसुनी घटना का संबंध जुड़ा है जिसकी शुरुआत रजत से होती है। 1:45 का समय, 12:45 का समय। अमूमन रात एकदम शांत होती है। सभी जीव जंतु रात्रि में स्वप्न लोक में खुद को झोंक चुके होते हैं। रात की शांति में सिर्फ घड़ी की टिकटक ही सुनाई देती है जो समय रात का समय बता रही थी, 12:45। रजत अभी फिलहाल फ़ोन पर व्यस्त था। लड़की खिड़की के बाहर चांद की रोशनी बहुत धीमी है। ठंड भरी शीतल हवा खिड़की के दरवाजे में बनी पतली की जगह से हवा गुजरते हुए रजत को एहसास महसूस कर रही थी जैसे उसको छू रहा हो। अपने कोमल हाथ से उसे अपने ओर बुला रही हो। तभी अचानक रजत के कानों में प्रेम से लबरें आ जाती है। रजत, तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगी। यह सुनकर रजत काफ़ी घबरा गया। उसने डर के मारे अपना फ़ोन बेड पर रखा और खिड़की की तरफ भागा, लेकिन खिड़की से कोई नहीं दिख रहा था। जैसे ही खिड़की फिर से बंद कर वापस बेड की तरफ मुड़ा, चांद की रोशनी में एक परछाई से उसका सामना हुआ। उस परछाई का एक हाथ उसकी गर्दन पर दबोचा, उसे फर्श से कुछ इंच ऊंचाई पर लाकर नीचे फिर से फर्श पर जोर से पटक फर्श की धूल पर लाकर फेंक दिया। उसी वक्त उस बेहोश हो जाता है और होश में आने के लिए सूर्य के प्रकाश के आने का समय लेता है। रजत अपने माता पिता से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वह समय किसी न किसी से अपने माता पिता से विवाद करता। उसके जीवन में रिश्ते का कोई मूल्य नहीं था। अपने माता पिता को मात्र एक ATM मशीन समझता जिससे वह धन को इस्तेमाल कर सके। अगली सुबह भी उसने होश में आने के बाद अपने साथ हुए पिछली रात की घटना को स्मरण करने लगा। उसके माथे पर चिंतित देखा के साथ पंखा चलने के बावजूद पसीने से भीगा होता। रजत उसी अवस्था में घबरा कर अपने पापा के पास पहुंचता। वो इतना घबरा होता है, उसके मुख से उसके शब्द भी अच्छे से निकल रहे थे। वह अपने पिता से बातें करना चाहता था, लेकिन कुछ नहीं कह पाता। उसके पापा उसे गुस्से में देखते कहते, कुछ बोलेगा, हमेशा की तरह कुछ सुनाने आया है। रजत के चेहरे के भाव डर की जगह गुस्से में बदल गए। इस स्थिति में अपने पापा को सुना दिया। गुस्से में वह घर से निकल अपने कॉलेज में पहुंचा। उसके अंदर उसका दोस्त और डिम्पल कर रही थी। उन दोनों को उसके साथ हुई घटना को बताया। उसके दोस्त ने उसे कहा, तू जब बम हुआ भाई, कोई लड़की तेरे को कैसे उठा सकती है, वो सिर्फ एक हाथ से। यह बात कहते रजत का दोस्त डिम्पल जोर से टाँका मारते हैं, यही मेरी जीवन की लिखी हुई है और तुमने बेशर्म होकर हंस रहे हो। रजत अभी आवाज़ में कहता है, अरे तू इतना डर क्यों रहा है, सब ठीक हो जाएगा। रजत के दोस्त ने सांत्वना देते हुए कहा, रजत हमने मन में ठान लिया कि वो अपने घर नहीं रुकने वाला, सब छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। रजत का फैसला सुनकर उसका दोस्त उसे रुकने की सलाह देता है और कहता है रजत को अपने परिवार को अकेले छोड़ने की ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए। लेकिन वह ठान चुका था, उसे अपने परिवार से कोई मतलब नहीं है। वही सोचता रहा, उसके परिवार से प्रेम भाव नहीं रखते। इस पर डिम्पल कहती है, अगर तुमने लकी कर लिया तो आज रात तुम मेरे साथ मेरे शहर लखनऊ चलना, वहाँ में अपनी ज़िंदगी शुरू करना। रजत डिम्पल का सुझाव पसंद आता है। रजत ने डिम्पल कहने पर अपना घर बैग सही तरीके से पैक कर चंडीगढ़ स्टेशन पहुंच जाता है। डिम्पल उसे प्लेटफॉर्म 4 पर आने को कहती है। रजत 10 बजे चुप कर अपने घर से प्रस्थान करता है। उसे बाहर जाने में अजीब लगता है। रजत का यात्रा बाकी अलग से होती है।
मौसम सर्द हवा होती है, लेकिन फिर रजत की घुटन महसूस कराती है, जिससे समय का पहिया रात के 12:45 पहुंचा। प्लेटफॉर्म में ट्रेन की एंट्री होती है। रजत पूरा घबराहट से भरा होता। डिम्पल अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं पहुंची। स्टेशन पूरी तरीके से किसी शमशान घाट सा रूप लग रहा था। रजत को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। डिम्पल का इंतजार करते हुए उसने इधर उधर हर दिशा में अपने चक्षु को दौड़ा, लेकिन डिम्पल कहीं नहीं दिखी। तभी फिर से एक ध्वनि रजत के कानों में गूंजती है, रजत मेरा इंतजार कर रहे हो। यही वही आवाज़ थी जिसने रजत ने अपने रूम में सुनी थी। इसमें भी यही भाव की दास्तक थी। फिर आवाज़ एक हंसी के साथ आती है। रजत ना हाथ होश खो देता, तभी वो आवाज़ ट्रेन का दरवाजा खुल उसके सामने आती है। कोई अन्य नहीं, डिम्पल होती है। रजत डिम्पल को देख लंबी सांस लेता है। जल्दी से उसका हाथ थामे ट्रेन पर बैठ जाता है, लेकिन ट्रेन के भीतर का दृश्य देख वो घबराहट की अवस्था में पहुंच जाता है। ट्रेन में अब कोई नहीं होता। रजत डिम्पल इस बारे में पूछता। डिम्पल उससे कहती है ये ट्रेन स्पेशल है जो केवल एक बार ही चलती है हफ्ते में। जिस डब्बे में बैठे महंगा, इसलिए कम ही लोग सफ़र करते हैं। रजत डिम्पल की बात मान जाता है। ट्रेन में घुसते डिम्पल उससे कहती है उससे बाथरूम जाना। रजत अपनी सीट पर बैठे रजत जैसे अपनी सीट पर जा रहा होता है, उससे कुछ जानी पहचानी कई लोगों की बात सुनाई देती है, जिससे वह सभी कभी अवगत होता है। उसने आवाज़ पहले भी सुनी थी। उसे लगता है काफ़ी थक गया, लेकिन खाली ट्रेन में से आवाज़ आ रही है और अपनी सीट पर बैठने के लिए पहुंचता था। एक लड़की घूंघट उठे जो से आंसू बहा रही होती है। जो उस लड़की से पूछता है क्यों रो रही है, तो आवाज़ मिलता है उस लड़की का किसी ने रेप किया। उसका आरोपी बाथरूम में गया। रजत उस लड़की का चेहरा दिखाने के लिए कहता था कि वह मरहम पट्टी लगा सके। जैसे ही लड़की घूंघट ऊपर गई तो उसका चेहरा देखकर रजत चकरा जाते वह अपना बैग जोकाते हुए बाथरूम की तरफ भागता है और जोर से डिम्पल को पुकारता है। डिम्पल तो नहीं होती, लेकिन उसका बाथरूम में इंतजार कर रही यही लड़की कर रही होती है। वह अपना होश बुरी तरह से खो चुका होता है। उस लड़की से जान बचाने के लिए वह ट्रेन से कूद जाता है। इसी में उसका जान चला जाता है। आखिर में उसका फ़ोन जो डर के मारे वह ट्रेन की सीट पर भूल जाता है, उस पर मैसेज आता है जिस पर लिखा होता है सॉरी जान, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी कि मेरा अपने शहर में जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया था। दोस्तों के साथ डिस्को में गई थी। होप तुम समझोगे। लव यू। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।